नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ कक्षा 10 आरबीएसई सिलेबस में अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक चलती है क्षितिज, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अब हम बिना समय गंवाए अपने पाठ्यक्रम की ओर बढ़ें। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कल और आज, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी, जो अपनी घुमक्कड़ी के लिए बहुत ही फेमस हैं। तो नागार्जुन जी का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1911 में और मृत्यु 1998 में हुई। 1911 और 1998 में। तो हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर अध्ययन के लिए ये बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका गए, श्रीलंका, और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। अपनी घुमक्कड़ी के लिए ये बहुत फेमस है। अक्खड़ स्वभाव और घुमक्कड़ी के लिए बहुत फेमस है। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविता लिखी। ये याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य में तो नागार्जुन नाम से और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और गद्य विधाओं में भी लेखन किया। कृतित्व, उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी, दिल्ली के शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये जो हैं, ये तो आपको जीवन परिचय में लिखनी ही है। ये अकादमी दिल्ली के हिंदी अकादमी दिल्ली के शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार और संपूर्ण रचनावली 7 खंडों में प्रकाशित, और बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामयिक बोध में गहराई तक जुड़े नागार्जुन को आंदोलन धर्मी कविताओं को नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। कृतियाँ कौन सी हैं इनकी? कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र और भूल जाओ पुराने सपने। तो कृतियों के शीर्षक भी बड़े रोमांचक रखे हैं इन्होंने। तो अब पाठ का परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा, कि कौन सा पाठ आपकी पुस्तक में संकलित है। नागार्जुन की कविता कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मूक कृषक, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, सूखे खेतों का वीरान उजाड़पन और बदरंग आसमान, जहाँ एक ओर समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है और प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का
अत्यंत सजीव अंकन इस कविता में विशेषता से किया गया है। इस कविता की विशेषता क्या है कि ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन किया गया है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। ये नागार्जुन जी जो हैं अपनी घुमक्कड़ी के लिए और ठेठ देसी अंदाज के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में लालित्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। उषा की दूसरी कविता है उषा की लाली, जिसमें नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप से मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है और उदय होते हुए सूर्य का जो केसरी रंग है, जो सुबह सुबह सूर्य उदित होता है तब केसरी आभा जो लिए होता है, जो हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास कराती है, उससे कभी दूर नहीं होना चाहता। ये कविता में सुबह सुबह जो गोधूली बेला में सूर्य निकलता है, जब उसकी सुंदरता का बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है नागार्जुन जी ने। तो शुरू करते हैं। कल और आज इनकी पहली रचना है जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कल और आज, अभी कल तक गालियां देते तुम्हें। जो कवि नागार्जुन जी हैं, ये ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। एक तरह से वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने से पूर्व प्रकृति कह लीजिए या ईश्वर, तो उन्हें संबोधित करते हुए प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अभी कल तक, अभी जो बीता हुआ कल है, तब तक तो लोग तुम्हें गालियां दे रहे थे। कौन कौन दे रहा था गालियां? हताश खेतीहर, जो खेती करते हैं, जो किसान हैं, खेतीहर किसान हैं, वे आपको कोस रहे थे ग्रीष्म के कारण, भीषण गर्मी के कारण। अभी कल तक धूल से नहाते थे गौरैयों के झुंड। और क्या हो रहा था कल तक कि जो गौरैया छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, वे अपनी गर्मी मिटाने के लिए धूल को अपने पंखों से इधर उधर पटक रही थी, फैला रही थी अपने ऊपर, अर्थात धूल से नहा रही थी। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अर्थात ग्रीष्म काल में अभी कल तक खेतों की मिट्टी बिना पानी के, जो धनहर खेतों की माटी अर्थात धन उगलने वाली, अर्थात जिसमें अन्न पैदा होता था, बहुत अधिक अन्न पैदा होता था, वो माटी भी बिना पानी के सूख गई थी और पत्थर के समान पथरा गई थी, पत्थर के समान हो गई थी, एकदम सूखी कठोर हो गई थी। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेढक, और गर्मी के कारण मेढक अभी कल तक दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहे थे, छुपे पड़े थे अपने अपने बिलों में, अंदर घुसे हुए थे भीषण गर्मी के कारण। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। क्या कहते हैं कवि के ग्रीष्म ऋतु के कारण धरती शुष्क हो गई थी, किसान हताश हो गए थे और सारा वातावरण धूल भरी लू के चलने के कारण कष्टदायक बन गया था। ऐसे में लोग वर्षा के आने की आशा लगाए बैठे थे और आसमान बदरंग दिखाई दे रहा था, अर्थात खाली दिखाई दे रहा था, फीका दिखाई दे रहा था। बदरंग यानी कि बदमेला, बिल्कुल फीका, असंतुष्ट करने वाला दिखाई दे रहा था। और आज क्या हुआ? ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू, अर्थात आसमान में चारों ओर बादलों के तंबू तन गए हों जैसे,
ऐसा लग रहा है आज जैसे आसमान में चारों ओर बादलों के तंबू तन गए हों और आज छमका रही है पावस रानी बूंदियों की अपनी पायल। मानवीकृत कर दिया कवि ने, प्रकृति को मानवीकृत कर दिया कवि ने। क्या कह रहे हैं कि आज ऐसा लग रहा है जैसे पावस रानी वर्षा रानी अपनी बूंदाबांदी से, ऐसा लग रहा है उसकी बूंदों की जो आवाज़ आ रही है छन छन की, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वर्षा रानी अपनी पायल को छनका रही हो धीरे धीरे। और आज चालू हो गई झींगुरों की शहनाई अविराम। वर्षा ऋतु के आ जाने से ऐसा लग रहा है कि मानो झींगुरों का जो लगातार स्वर है वह शहनाई के रूप में बज उठा हो। शहनाई का आभास हो रहा है कवि को झींगुर की बोलने से। लगातार जो झींगुर बोल रहे हैं उसके बोलने से कवि को शहनाई का आभास हो रहा है। जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, तथा मोर भी नाचते थिरकते हुए जोरों से केकराव कर रहे हैं। वे जोरों से कूक रहे हैं और नाच रहे हैं। उससे कवि बहुत हर्षाया हुआ है और वर्षा के आगमन का बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि मोर भी नाचते थिरकते हुए जोर से कूकने लगे हैं आज वर्षा ऋतु के आगमन से। और आज आ गई वापस चांद दूब की झुलसी शिराओं के अंदर। और आज वर्षा ऋतु के आगमन से, वर्षा के आ जाने से ऐसा लग रहा है जैसे दूब के तिनकों में जो झुलस गए थे, जो दूब के कोने झुलस गए थे भीषण गर्मी के कारण, वापस उनमें हरितमा दिख रही है, वापस उनमें जान आ गई हो। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, समेट कर अपने लाव लश्कर। अर्थात आज ग्रीष्म, ऐसा लग रहा है ग्रीष्म को भी मानवीकृत कर दिया, जैसे ग्रीष्म अपने सारे सज्जो सामान, अपने सारे लावो लश्कर से तात्पर्य क्या है, सारे साज धाज के सामान और अनुयायी और अपने आसपास के सारे वातावरण को लेकर शायद चुपचाप विदा हो गया है। नेक्स्ट कविता है उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से निखर गए हिमगिर के कनक शिखर। क्या कह रहा है कवि कि उषा की लाली, उषा की लाली आप जानते हैं, सुबह सुबह जब सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य उदित होता है प्राची दिशा से, तो उससे पहले उसकी लालिमा, सूर्य की किरणें आकाश में फैलकर लालिमा उत्पन्न करती हैं, उसको उषा की लाली कहते हैं। अभी से निखर गए हिमगिर के कनक शिखर। ऐसा लग रहा है कवि को कि स्वर्णिम चोटियाँ जो हैं हिमगिर की स्वर्णिम चोटियों पर, सफ़ेद चोटियों पर जब उषा की लाली गिरती है तो कवि को सोने का आभास होता है। ऐसा लगता है कनक के शिखर हैं, जैसे स्वर्ण के शिखर बने हुए हैं। अभी से गए निखर हिमगिर के कनक शिखर। आगे बढ़ा शिशु रवि, अभी बाल्य रूप में है, सूर्य अभी बाल्य रूप में है, उदित ही हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे शिशु रवि अपनी शिशुता वो सूर्य की शिशुता आगे बढ़ रही है, सूर्य अपनी जैसे अवस्था बढ़ा रहा है, बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। कवि देख रहा है और इतना मनोरम दृश्य है, इतना सुहावना दृश्य है कि कवि अपनी पलकें नीचे नहीं गिरा पा रहा है, उसको छवि बदलती हुई दिख रही है।
किस कारण से? सूर्य के बढ़ने के कारण। ज्यों-ज्यों सूर्य कुछ आगे बढ़ रहा है तो कवि ने उसकी बदलती हुई मनोरम छवि को एकटक देखता ही रह गया। कवि आश्चर्यचकित हो गया और डरता प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा जाए ना बिखर। कवि को पता था कि शिशु रूप से जब रवि अर्थात सूर्य जब शिशु रूप से अपने यौवन की ओर बढ़ेगा, अपने विकास की ओर बढ़ेगा, अपने दोपहर की ओर बढ़ेगा, तो उसको पता था और इसलिए कवि मन में डर रहा है कि ये जादुई आभा जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा वैसे वैसे बिखर ना जाए, इसलिए वह उसे अपने नेत्रों में भर लेना चाहता है। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिर के कनक शिखर। अर्थात उषा की लालिमा जब धरती और हिमालय पर फैली तो उसको सारा परिवेश स्वर्णिम आभा से रंग गया और सब ओर स्वच्छ चमक फैल गई। हिमगिर के बर्फीले शिखर सोने के समान सुंदर चमकने लगे, जिससे कवि को उषा की लाली अति मुग्धकारी लगती है और वह अपलक एकटक देखता रहता है। उषा काल का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है कवि ने। मानवीयता प्रकृति को प्रदान की है, मानवीकरण अलंकार है और रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और तुकांत योजना बनाई है कवि ने। छोटा सा चैप्टर था, ये कठिन शब्द आप स्क्रीनशॉट ले लें या किताब से पढ़ लें। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप स्वयं करने का प्रयास करें, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ, और फिर उसके बाद मैं करा दूँगी, तो आप मिलान कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर स्वयं करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।